शिक्षा को गेरुआ करने की बात यहां पर कही गई, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, समझने की दरकार इसी बात को लेकर है। एजुकेशन में क्या बदलाव किए जा सकते हैं और किन खामियों की वजह से लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण संस्थाओं में खामियों के कारण देशद्रोही पनपते हैं, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। सुनील जी, क्या मौजूदा व्यवस्था की बात की जाए, शिक्षा व्यवस्था में कहीं खामियां लगती है? नहीं, देखिए बात एक है, पहले हमें एक बुनियादी चीज के ऊपर बात करनी पड़ेगी कि एक 120 करोड़ लोगों का मुल्क, एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया का हर धर्म, हर सभ्यता, हर संस्कृति उसका क्रेडल रहा है, जहां 120 करोड़ लोगों का मुल्क हो, तो हमें बुनियादी बात करनी पड़ेगी कि हमें कैसा राष्ट्रवाद चाहिए। विविधता में एकता वाला राष्ट्रवाद चाहिए, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करने वाला राष्ट्रवाद चाहिए, या केवल एक पक्षीय, केवल एक मोनोलिथिक राष्ट्रवाद चाहिए। देखिए अच्छी तरह समझ लीजिएगा अश्विनी आप कि राष्ट्रवाद तोड़ने वाला भी हो सकता है, राष्ट्रवाद जोड़ने वाला भी हो सकता है। जब तक आप 120 करोड़ लोगों के लिए ऐसे राष्ट्रवाद को इजाद नहीं करेंगे जहां हर एक शख्स को यह लगे कि यह देश मेरा है, इस देश के हर चीज के ऊपर मेरी भी भागीदारी है, मेरा भी उतना ही हिस्सा है, तब तक वो राष्ट्रवाद जोड़ने वाला राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। तो यहां एक बुनियादी प्रश्न है कि आप जिस राष्ट्र की बात करें, जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो जोड़ने वाला राष्ट्रवाद है या तोड़ने वाला राष्ट्रवाद है। अच्छी तरह एक बात समझ लीजिएगा, जिसकी बात कर रहे हैं, जो मुद्दा चर्चा में है वो जेएनयू से जुड़ा हुआ है। जेएनयू के मुद्दों को लेकर बात करना चाह रहा हूं। बात करने जा रहा हूं, मैं आपको वही बात करने जा रहा हूं कि अगर आपने इस मुल्क के राष्ट्रवाद के उस मूल स्वरूप को नहीं समझा जहां विविधता में एकता की बात है। प्रश्न एक है, 5000 साल की सभ्यता, 5000 साल की संस्कृति, मगर प्रश्न है कि 5000 साल से लेकर और आज तक, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इतिहास के एक हिस्से को आप क्लासिकल इंडिया माने और दूसरे हिस्से को आप अंधकार के युग माने। हमारी जो एक संस्कृति बनी है, एक जो देश बना है, वो देश पूरे 5000 साल की एक सतत प्रक्रिया। नागर साहब, मैं इसी बात को लेकर आपके पास आ रहा हूं। नागर साहब, मैं इसी बात को लेकर आपके पास आना चाह रहा हूं। आप क्या एजुकेशन में ये बदलाव कर देंगे कि एक तरफ अंग्रेजी सियासत को आप छोड़ देंगे, मुगल को आप छोड़ देंगे और आप बात करेंगे देश के वीर जवानों की? अश्विनी, मेरे एक छोटा सा पूरा प्रश्न मैं खत्म कर लेनी चाहिए। मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता था, और विशेषकर एक ऐसी संस्कृति जहां एक औपनिषदि वाक्य का मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा, ओना कृत्वा विश्वस्त भवतु, कि दुनिया भर से नोबल थॉट्स आए, हमारा एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप हो, हमारा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो, वहां अगर आप एक संकीर्ण राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो यह राष्ट्रवाद तोड़ने वाला राष्ट्रवाद होगा, यह एक विभाजनकारी राष्ट्रवाद होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जी, नागर साहब, क्या महाराणा प्रताप को बिना अकबर के आप पढ़ा पाएंगे? देखिए, महाराणा प्रताप ने हमारे जो भी हैं वो एक आदर्श हैं, और महाराणा प्रताप ने जिस स्थिति में रहते हुए लड़ाई लड़ी, हमारे देश को, हमारे क्या बिना अकबर के पढ़ाना मुमकिन है उन्हें? निश्चित रूप से महाराणा प्रताप को पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे इस पाठ्यक्रम में अकबर का कोई स्थान नहीं है। अकबर एक आतताई थे, आक्रमणकारी थे, और महाराणा प्रताप हमारे मतलब एक आदर्श हैं। उन्होंने भूखे रह करके, घास की रोटी खा करके भी देश की रक्षा करने का प्रयास किया, हमारे राष्ट्र को बचाने का प्रयास आज कॉलर्स नहीं ले पाएंगे, दो जुड़े हैं, राम किरोड़ी लाल जी हैं हमारे साथ इटली से, और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से। नमस्कार किरोड़ीवाल साहब। नमस्ते सर जी, अश्विनी जी और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा प्रणाम जी। बताइए। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया थोड़ा अपनी अपनी बातों को शांति से कहें तो सबके हमारी भी समझ में आ सकेगी आप अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप जी आपका ये जो आज का मुद्दा है, इस पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य हमारा है कि हम इस चीज पर बात कर रहे हैं। इतनी उच्च शिक्षा के बावजूद आज लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, भूखे मर रहे हैं। उसके बावजूद हम चिंता इस चीज की कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम को क्या बदले, क्या उसमें सुधार करें। ये सुधार नहीं कर रहे कि इतनी उच्च शिक्षा के बावजूद हमारे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम किरोड़ीवाल जी। खालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे देश के नेता पिछली पे जो बीत गया उसमें भी जा रहे हैं। अभी देश के विकास के बारे में सोचे ना, जैसे कि महाराणा प्रताप जी अपने देश के थे, वैसे ही बादशाह अकबर भी भारत के थे, वो उनकी पैदाइश भी भारत की है। तो ये क्यों बार बार कि वो आकर में वो दूसरे देश के थे, उन्होंने आकर कब्जा किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैं विमल अग्रवाल साहब आपके पास में आना चाहता हूँ। गीता अगर बुनियादी शिक्षा में शामिल करेंगे तो क्या बदलाव होंगे? गीता ऐसा सहज और सामान्य ग्रंथ नहीं है, हर किसी के समझ में आ पाएगा, लेकिन कहीं से शुरू करना पड़ेगा। और इस दृष्टि से मैं एक प्रसिद्ध साम्यवादी नेता श्रीमान हीरेन मुखर्जी को कोट कर रहा हूं,
जिन्होंने कहा था साम्यवाद का कोई सबसे श्रेष्ठ साहित्य हो सकता है तो वो गीता हो सकता है। तो हमारे साम्यवादी मित्रों को भी अपने पुराने लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने उस ग्रंथ की महत्ता स्वीकार की है। और यह वो ग्रंथ है जिसको उपदेश के रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जिसको हम कह सकते हैं दुनिया के प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। युद्ध क्षेत्र में हताश हो जाने वाले उस अर्जुन को उन्होंने कहीं खड़ा कर लिया था। तो हम लोगों के इस हताश जीवन में खड़ा करने की प्रेरणा देने वाला यह ग्रंथ सिद्ध हो सकता है। हसन साहब, आपसे भी जानना चाहता हूं कि हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज के बीच में अगर कहीं बदलाव किया जाए, हेरफेर किया जाए, तो क्या बेहतर शिक्षा बन सकती है? मैं अभी शेल्डन पोलक प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जी, उनके बारे में पढ़ा था, शायद जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में भी वो आए थे। वो मूर्ति क्लासिकल लैंग्वेजेस लाइब्रेरी के वो डायरेक्टर या चीफ एडिटर हैं। और कुछ हमारे अग्रवाल साहब और बिंडा साहब जैसे लोगों ने 100 लोगों ने लिख कर के रिप्रेजेंटेशन दिया कि ये अमेरिकन आदमी जो है ये इसका इंचार्ज नहीं होना चाहिए, और हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं। तो राइटर ने लिखा है कि ये न तो संस्कृत के स्कॉलर हैं, न हिस्ट्री के हैं, न भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं, और न ये किसी इंडियन लैंग्वेजेस के स्कॉलर हैं। फिर भी इन्होंने लिखा है क्योंकि पोलॉक ने जो हिंदुस्तान की भाषाओं के पर रिसर्च किया है जी, संस्कृत पे किया है, ही इज अ इंटरनेशनली नोन स्कॉलर। पर चूंकि उन्होंने मोदी का 2002 में आलोचना की थी, उन्होंने जो बड़े बड़े स्कॉलर्स के ऊपर उनकी हत्याएं हुई है यहाँ पे उसकी आलोचना की थी, और चूंकि प्रजातंत्र यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ यहाँ जो चल रहा है उसकी आलोचना की थी, इसलिए वो उसको करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो डिबेट है कि अकबर द ग्रेट, महाराणा प्रताप द ग्रेट, हम तो ये समझते हैं कि हमारी थाली के अंदर कई प्रकार के भोज हैं, वो सब स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये कहना ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये संकीर्णता में आता है, और आरएसएस विचारधारा के लोग अपनी संकीर्णता के लिए जाने जाते हैं। जी चलिए, मैं बिंडा साहब आपके पास में आ रहा हूं, इस बात का भी जवाब चाहूंगा कि क्या आरएसएस के कहने पर ऐसा किया जा रहा है, सरकार उस प्रभाव में है, या फिर सवाल इस बात का है कि आप गीता पढ़ाकर स्टूडेंट के जो मेंटेलिटी की, मानसिकता की बात की जा रही है, आपको लगता है कि आप बदल पाएंगे? कैसे बदल पाएंगे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा, या फिर आपको इस बात की आजादी देनी चाहिए कि जो गीता पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने के लिए स्वतंत्र रखें? भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल बुलाया चाइना ने, और चाइना ने पूछा कि हमारे यहाँ एक दिक्कत आ रही है कि लेबर धीरे धीरे करके उदासीन रहता है, रुचि कम होती जा रही है। तो वहाँ उन्होंने, जो यहाँ देश के ही थे दंतोपंजी ठेंगड़ी, उन्होंने वहाँ कहा कि तुम गीता पढ़ाओ। उन्होंने इमीडिएट 1 करोड़ गीता का ट्रांसलेट कराकर उन्होंने दिया। गीता कर्मवाद का भी है, केवल उसको केवल कृष्ण भगवान के मुंह से कर्मवाद दिया, इसलिए उसको पढ़िए सही, उसके एक एक छंद में एक एक उसमें मानवता। लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहते उनको जबरन क्यों पढ़वाया जा रहा है? सवाल इस बात का है, विरोध इसलिए उठा शायद, गीता को क्यों जबरन पढ़ाने की बात की जाती है? जो स्वतंत्र है वो पढ़े, आप अनिवार्य कर रहे हैं शिक्षा में। आने वाली पीढ़ी में कर्मवाद पैदा करना चाहते हैं, और कर्मवाद का श्रेष्ठ, दुनिया का श्रेष्ठ ग्रंथ है। क्या राजीव गुप्ता साहब एक आइडियल इंस्टीट्यूशन डेवलप कर सकता है, एक आदर्श संस्थान गीता के जरिए विकसित किया जा सकता है? नहीं, गीता का विश्लेषण तो पढ़ाया ही जाता है। गीता का विश्लेषण कहाँ नहीं पढ़ाया जाता? तो फिर आप गीता पढ़ा रहे हैं, पहले से अनिवार्य कर रहे हैं। सवाल अनिवार्यता का है। अभी बात कर रहे थे अग्रवाल साहब, अनिवार्यता के साथ एक और सवाल है, अनिवार्यता के साथ एक और सवाल है कि उसको अनिवार्य करके देशभक्त पैदा किया जाएगा की बात कर राजस्थान में पैदा होने से कन्हैया को रोका जाएगा। वीरेंद्र मुखर्जी ने अपना विश्लेषण करते हुए गीता के बारे में एक शब्द और कहा कि गीता फिलॉसफी ऑफ वार भी है। युद्ध के दर्शन को अगर समझना है तो उसके लिए गीता को समझना और गीता के डिस्कोर्स को समझना जरूरी है। मेरा केवल एक सवाल है यहां पर, शुरुआत से लेकर के क्या आप युद्धोन्माद पैदा करके, युद्ध के दर्शन की चर्चा करके, कर्म के साथ में फल की अवधारणा को अलग करके, यानी कर्म मीनिंगफुल नहीं हो, कर्म पर्पसिव ना हो लेकिन कर्म हो, अगर ये विश्लेषण आप प्रारंभिक स्तर से ही विद्यार्थी को देना चाहते हैं तो आप विद्यार्थी के अंदर कौन सा ज्ञान विकसित करना चाहते हैं? आप हर चीज को अनिवार्य करेंगे, हर चीज को अनिवार्य करेंगे। बच्चे के ऊपर प्रारंभिक स्तर पर ये सारे के सारे शिक्षा शास्त्री कहते हैं, फिर वो चाहे गांधी हो, चाहे भारतवर्ष के हो, चाहे अन्य लोग हों, कि बच्चे पर कम से कम बोझ होना चाहिए। आप कहेंगे नहीं, प्रारंभिक स्तर से आप संस्कृत पढ़ो, प्रारंभिक स्तर से आप गीता पढ़ो, प्रारंभिक स्तर पर ही आप ना
देशभक्ति इस तरह के जज्बों से नहीं आती है। विमल अग्रवाल साहब, इस पर कमेंट चाहूंगा। तो करेंगे समर्थन, लेकिन संस्कृत का नहीं अब करेंगे। मैं फिर बोलूं जी, आप संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं। हाँ। संस्कृत भाषा के साथ में आपने हिंदी पढ़ाई? आप बता दीजिए जरा अनिवार्य है ना बच्चों, उसमें, हिंदी अनिवार्य बता है दीजिए ना भाई, हिंदी अनिवार्य है आप ना बता उसमें। दीजिए आपने संस्कृत जहाँ है वहाँ हिंदी भी अनिवार्य है। विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का विश्लेषण किया है, जरा मुझे वो सोशल कॉम्पोजिशन ही बता दीजिए। हम तो हमारे हिंदी साथ तो राजीव जी हमारे यहाँ प्रारंभ से राजस्थान में पढ़ाई जा सर, रही मैं है। आपको हिंदी 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 कौन सी, हिंदी कौन सी? आप जिस हिंदी की बात कर रहे हैं वो हिंदी वो है जिसको कि ना आप शिष्ट भाषा की हिंदी बोलते हैं। शिष्ट नहीं, हिंदी। क्लिष्ट भाषा के लिए देखिए, सामान्य ऐसा है, भाषा में पढ़ाई जा आपने रही है। हर भाषा को मातृभाषा जो- के खिलाफ है ये, मातृभाषा नहीं चाहते। आप- मातृभाषा में ऐसा मिलता है है ना, संस्कार, असल तो में मैंने फिर- देशभक्ति का मैंने- संस्कार, मैंने महापुरुष इसलिए का कहा संस्कार, ना, ये तो मैंने- सारा उसमें मैंने मिलना इसलिए है। कहा और- कि बार बार छद्म पैदा करो और उस छद्म को इतनी बार बोलो कि वो नहीं, सच मेरे लगने एक बात लगता है। समझ, राजीव जी मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। युद्ध का अनुवाद नहीं, कौन से हम- श्लोक में है? नहीं, कौन से श्लोक में मैं इस युद्ध का पर सुनील अनुवाद जी का भी बताइए कमेंट ना। चाहूंगा। मैं मेरे सुनील एक जी का भी बात- कमेंट चाहूंगा। विमल जी, आप अपनी बात पूरी मेरे कीजिए। एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ। पहली कक्षा से अंग्रेजी तो पढ़ सकते हैं, किसने लेकिन कहा? संस्कृत कौन पढ़ा रहा है पहली ये पढ़ाई जा रही है, आवश्यक किया है। आप गलत कह रहे हैं आप ये। नहीं, गलत नहीं कह रहा हूँ, साल पहले सरकारी सही स्कूल बोल रहा में हूँ। पढ़ाई जाती है। पढ़ाई जाती है, मालूम कर लीजिए किसी हसन साहब, सरकार ने कर जानकारी दिया कर था। लीजिए, उसके बाद फिर आप बोलिए। क्लास से पढ़ाई। और वो पढ़ाई जाए तो ठीक है, लेकिन संस्कृत पढ़ाने की बात की तो उसके कारण बालक अपने अतीत से परिचित हो सकता है। और गत दिनों जयपुर में नासा के एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने बताया था प्रारंभ में वहां जाने वाले वैज्ञानिकों को कम से कम 15 दिन संस्कृत भाषा का अध्ययन करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? वहां की शोध में उसके लिए आवश्यकता और उपयोग है। वो आने इसलिए वाले यदि कौन आता थे? है वो आने वाले तो इस कौन विषय के थे? कारण ये फेंकी जा रही है बात ये। किससे नासा के आपको आने तो वाले जो- कौन जो थे? भी ऐसा सुनील जी, बोलेगा, सुनील जी, जो सुनील भी जी, ऐसा सुनील जी के बोलेगा, पास आ रहा हूं। ऐसा सबको लगेगा मौका कि मिला। लोग आपने जिस रंग का जी। बात करते नासा में हैं, सांप्रदायिक वो हो गया। दूसरे लोग सब नासा वैसे में ही अरे वो है ही नहीं बात यार, आप इसलिए अपने चश्मे का रंग बदल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लीजिए, रंग इनको बात कर लीजिए। जी, सुनील जी, औरों को बोलने दीजिए। चलिए, गुप्ता साहब। एक चीज, हाँ। जितनी भी देश की बृहद परंपराएं हैं, एलिटिस्ट ट्रेडिशंस, हाँ। वो संस्कृत भाषा के थे। जो देशज और लोक परंपराएं हैं, उन लोक परंपराओं को, फोक ट्रेडिशन, आपने कहा, इस बात को शुरुआत में भी कहा, आप दोबारा बोल रहे हैं इस बात को। सुनील जी, और इसलिए आप जो देशज मैं उदाहरण दूंगा एक। संस्कृति है, मैं ब्रेक के बाद इस पर बात करूंगा कि संस्कृत का फर्क क्या होगा। पहले सुनील जी प्लीज, आप कंटिन्यू करें। सुनील जी, संस्कृत में सुनील जी बताइए। एरोप्लेन का विवरण है। देखिए मेरे बात भाई, अब आपको मैं कुछ बात बता देता हूँ। देखिए, जो अभी विमल अग्रवाल जी जो नासा की बात कर रहे थे, अगर आप यही बात अगर आप सऊदी अरब के कुछ मौलवियों से करेंगे तो वो यही बात अरबी के नाम से कहते हैं। यही बात अगर आप ईरान तेहरान के अंदर बैठ के बात करेंगे तो वहां के जो मुल्ला मौलवी हैं पारसी के लिए भी यही सेम बात कहते हैं कि नासा ने ये कह दिया। बात एक है, अगर किसी भी भाषा को वैज्ञानिकता के लिए नासा से सर्टिफिकेशन लेना पड़ रहा है तो अपने आप में शर्म की बात है। पहली बात, देखिए मेरी बात, आपके टाइम में डिस्टर्ब नहीं किया, आप बोलने दीजिए। अब आ जाइए, हम गीता की बात करें। निस्संदेह गीता एक महान ग्रंथ है, इसमें कोई मैं डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर रहा हूं। पर फिर आप जब गीता पढ़ा रहे हैं तो जप्पू जी साहब क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? जो आप जप्पू जी साहब पढ़ाना चाहते हो, विनय पिटक क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? जो आप विनय पिटक पढ़ाना चाहते हैं तो सुत्त पिटक क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? अगर आप सुत्त पिटक पढ़ाना चाहते हैं तो खुद जैन जो ग्रंथ हैं उनके आगम और निगम आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? ये सब महान ग्रंथ हैं। मैं किसी भी एक ग्रंथ की महानता के पीछे दूसरे ग्रंथ की इक्लिप्स करने के या उसका उस पर ग्रहण लगाने की मनोवृत्ति के खिलाफ हूं। ये सब मिलके भारत बनते हैं। विनय पिटक को भी आप उसमें से आइसोलेट नहीं कर सकते, जप्पू जी साहब को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो पहली बात तो हमें भारत की उस महान परंपरा को समझना पड़ेगा जिसका केवल एक आप अंश मात्र को लेके अगर उस पर राष्ट्रवाद निर्माण करते हैं तो ये एक विभाजनकारी राष्ट्र है। चलिए, इसमें आरएसएस की थॉट कहां पर आती है? सवाल, अगला सवाल इसी बात का है क्योंकि पूरा विवाद उसी बात को लेकर है। अश्विनी, मैं वैज्ञानिकता की बात करता हूं, संस्कृत की बात में आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो पहली बात मैं निवेदन कर और बहुत जिम्मेदारी से बात ये कहना चाहता हूं कि संस्कृत कभी भी इस देश के अंदर कभी भी पिछले 7000 साल के अंदर बोलचाल की भाषा नहीं रही। और इसके नाम के अंदर ही जब संस्कार जो शब्द है वो इसको डिफाइन करता है कि प्राकृत जो है वो बोलचाल की थी और जिसको परिष्कृत कर दिया गया वो संस्कृत। मेरे पास ब्रेक का कॉल है, सहयोगी विवेक लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरा भाषा मेरा विषय है, इसलिए मैं बात कहना चाहता हूं कि खुद वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत छांदस है, फिर प्राकृत है और प्राकृत के बाद अभ्रंश, अभ्रंश के बाद हिंदी है। तो इस प्रश्न पूरी एक है, जटिलता को समझने की कोशिश करूंगा। राजीव ब्रेक ले रहा हूं, राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आ रहा हूं।